बच्चों कल आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट कल के दिन आपका टेस्ट होगा बच्चों। और मैंने जैसे कि बता दिया है, आप लोगों को टॉपिक बता दिए हैं कहाँ कहाँ से आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सर जो है दूसरी बात बच्चों मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि यहाँ पे ठीक है ना, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास पूछे जाएंगे और कौन से टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। और कल आपका टेस्ट होगा। जो भी बच्चा उस टेस्ट पेपर को नहीं देगा, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, जो भी स्टूडेंट उस टेस्ट पेपर को नहीं देगा उसको जो है फिर से दोबारा जो है टेस्ट देना पड़ेगा। और जो नया टेस्ट आएगा गाइस, वो आप लोगों के पास जो है वो नया टाइप का आएगा। नया टाइप का टेस्ट का मतलब हो गया कि सर जो है नए टाइप का टेस्ट का ये मीनिंग हो गया कि सर जो पेपर आएगा वो बिल्कुल नया आएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ध्यान तो ये रखना है कि सर सबको एक एक बार इस टेस्ट पेपर से होके गुजरना है। ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को गाइस ध्यान में रखनी है। ठीक है ना? सब बच्चों को एक एक बार इस टेस्ट पेपर से गुजरना ही गुजरना है। मैंने प्रैक्टिस पेपर के लिए आप लोगों को बहुत सारे पेपर सेंड किए थे और बताया हुआ था बच्चों कि आप लोगों को जो है सॉल्व करना है, किस तरीके से जो है उसको सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास आते हैं। एरोमेटिक का वीडियो देखा क्या आप लोगों ने? एरोमेटिक देखा क्या? सबने देखा क्या बच्चों? सभी ने देखा होगा, बोलो। क्योंकि उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइस, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, उस प्लेलिस्ट का क्या नाम है? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी सर उस प्लेलिस्ट का नाम है। उसमें आपको जो है ये वीडियोस रखे गए हैं। ठीक है ना? ये सब मोदी अपना वीडियो बंद करें। ठीक है ना सर? तो बच्चों आप लोगों को उस जो आपको दिया गया है ना, ये सर जो दिया गया है, क्या है इसका नाम? सर हाँ जी सर मीट सा को एंटर करो ना मीटिंग रूम में से। क्या बोल रहा है बेटा? मीट सा को वेटिंग रूम में से एंटर करो ना अंदर। कर दिया बेटा, अंदर कर दिया। तो उसमें सर बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स को बच्चों आप लोगों को वहां पे सॉल्व करना है। मैं एक बार और आप लोगों के टॉपिक जो जो है वो आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। या आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देखना है। कौन सा कंसेप्ट देखना है सर आप लोगों को? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हो गया सर। दूसरा आपके पास हो जाएगा बच्चों, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के अलावा मैंने आपको बताया हुआ था इंडक्टिव फैक्ट। तीसरा आप लोगों को बताया था सर हाइपर कंजुगेशन। तीसरा क्या बोला था सर? हाइपर कंजुगेशन आप लोगों को बताया था मैंने। सर फोर्थ नंबर पे आप लोगों को बताया था कार्बोकैटायन। उसी में आपको कार्बेनायन। फिर आप लोगों को बताया था फ्री रेडिकल। समझ रहे हैं ना? तो सर इनकी स्टेबिलिटी भी पढ़नी है। ठीक है ना? और सर उसी में हम लोग आगे बोले थे रेजोनेंस। सर उसके बाद एक और टर्म बोला था रेजोनेंस के बाद
और बच्चों एक और बात ये है, एल्कीन के बारे में ही पढ़ लेना। एल्कीन मतलब क्या करना है, एल्कीन का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ना है बस। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ना है बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना है सर आप लोगों को। स्टूडेंट ओनली आप लोगों को जो है सर जी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा उस टॉपिक को भी सर आप पढ़ के आइए कि मतलब हम लोग दो टाइप के एल्कीन होता है। पहला हमारे पास होता है सर सेटजफ टाइप का एल्कीन होता है, और सर दूसरा हमारे पास होता है हॉफमान एल्कीन। और ये स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं सर, इस टर्म को भी आप लोग गाइस पढ़ के आइएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां तक मैंने आपको बताया एरोमेटिसिटी के बारे में, कल मैंने आप लोगों को बता दी थी। और स्टूडेंट आप लोगों के पास एटलीस्ट मैं आपको करीब करीब 25 या 30 क्वेश्चन दूंगा, 25 और 30 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। इवन उसका आंसर एक वर्ड में लिखना होगा, एक वर्ड में लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन सर मेन चीज ये है कि जैसे सपोज क्वेश्चंस का मैंने कह दिया, सपोज एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज फॉर एग्जांपल इस टॉपिक को देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। सपोज बच्चों मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोर स्टेबल। सपोज गाइज आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोर स्टेबल, तो अब आप लोगों को ये बताना है कि सर ये जो कौन से एल्कीन जो है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों, ये बात आप लोगों को बतानी है। समझ में आ रही बात क्या? तो ये सबसे बड़ी बात आप लोगों को सर यहाँ पे बतानी है कि कौन सी एल्कीन जो है सबसे ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हुई बात? से यस और नो बच्चों, से यस और नो। और आपको बोला जाएगा कि सर यहाँ पे 2-3 एल्कीन दे देता हूँ, एक एल्कीन ये दे दिया, दूसरा एल्कीन सर ये वाला दे दिया, तीसरा एल्कीन सर ये वाला दे दिया। तो सर ये ए है, ये बी है, और सर जी ये सी है। तो इनमें से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आंसर देना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। सो इस टाइप से ऑर्डर आपको लिख के देना है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं या नहीं? ध्यान रखिएगा इस टाइप से आपको लिखना है। अब आपको वहां पे जो आंसर शीट देंगे, आंसर शीट में आपको क्वेश्चन नहीं नोट करके देना है, बस सीधे लिखना है क्वेश्चन 1 का आंसर ऑर्डर ABC या जो भी आपके पास आएगा, है ना। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को सर आप लोगों को ध्यान में रख के बनाना है। बहुत जैसे रेजोनेंस का कंसेप्ट है, तो सर ये जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है ना, काफी अच्छे से इसको पढ़ लेना। रेजोनेंस या इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्या बोला बेटा? फर्स्ट वाले का सर अपने आंसर कैसे लिखें? स्टेबिलिटी निकाली ना एल्कीन की, स्टेबिलिटी निकाली ना भाई एल्कीन। कैसे किया वो समझाओ ना। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इक्वल टू होता है ना बच्चों, यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे ना सर, तो उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। सो सर दिस इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसके रिस्पेक्ट में मैं एक CH3 ग्रुप ये लगा देता हूँ, एक ये हाइड्रोजन लगा देता हूँ, एक CH3 ये लगा देता हूँ और दूसरा हाइड्रोजन ये लगा। तो सर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जो पहले नंबर का कार्बन होगा, ध्यान से सुनो बच्चों, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद सर जो पहले नंबर का कार्बन होगा वो आपका अल्फा कार्बन होगा। तो दिस इज द अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो इसका अल्फा H होगा।
तो देखो सर ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा है, तो इसमें अल्फा है, तो ओवरऑल इस कंपाउंड में 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। सर अब देखो जो एग्जांपल मैंने दिया था इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना है, तो देखिए सर कैसे चेक करते हैं बच्चों। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बाद पहले नंबर का कार्बन ये है, दिस इज द अल्फा कार्बन, और ये भी फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे भी 3 अल्फा एच है, तो ओवरऑल स्टूडेंट इस पे 6 अल्फा एच हो जाएंगे। देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सर इस वाले के केस में क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, यहां से ये वाला इसका अल्फा कार्बन हो जाएगा, और सर ये 3 अल्फा एच इस पे बोलूंगा, और सर ये वाला भी अल्फा कार्बन है और इस पे भी 3 अल्फा एच हो जाएंगे। सर इसमें भी 6 अल्फा एच है, और इसका केस देखो रे बच्चों, ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके केस में दिस इज द फर्स्ट नंबर का कार्बन है, और इसमें 2 अल्फा एच आपके बन जाएंगे। तो सर पहला वाला ए वाला सबसे पीछे चला जाएगा, सी और बी में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सर दोनों में जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना सर, ये बिल्कुल इक्वल हैं। सर दोनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, ये बिल्कुल बच्चों इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ, आप देख ए रहे हैं। वाले में सिर्फ 2 ही क्यों है? 2 वाले में क्या बोला बेटा, 6 ए है ना, ऑप्शन में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन क्यों है? 6 है ए ना, ऑप्शन 6 पर ए ए में। ओके, अरे ये वीडियो ऑफ करो अपना, अभी ठक्कर जैनिल। ओके बच्चों, क्या बोलता था मैं, इधर सुन। सर इसमें ये ऐसा बनाया है ना, देखना ऐसा बनाया है ना, देख ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ऐसे ही तो बनाया, तो इसके रिस्पेक्ट में देख सर, ये यही तो है पहले नंबर का कार्बन, है या नहीं है, तो ये क्या है तेरा अल्फा कार्बन है, तो ये CH2 ग्रुप है या नहीं है बता, 2 हाइड्रोजन होंगे नहीं होंगे इस पे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे नहीं होंगे, तो अल्फा एच सर आपके 2 होंगे नहीं होंगे, बोलो रे बच्चों। अल्फा एच कितना हो जाएंगे, 2 ही होंगे, जाहिर सी बात है, तो सर इसलिए इसमें 2 है। अच्छा इन दोनों में देखो रे बच्चों, स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है करके इसकी, इन दोनों में देखो सर, दोनों में 6 है। एक बात बताओ, अगर आप इसमें से जब अल्फा हाइड्रोजन इक्वल होते हैं ना, तो फिर आपको एक नया काम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इधर देखो बच्चों, सपोज आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम इक्वल है, ये ऐसा और ये ऐसा बिल्कुल इक्वल है, तो आप इनके डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दोगे, तो डबल बॉन्ड को शिफ्ट, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो देखो इसको कैसे शिफ्ट, सर हाँ बेटा, तनिष्क को अंदर लो ना। ओके रुक जाए। तो सर ये देखो, तो सर यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को सर इस कार्बन के शिफ्ट करोगे, तो देखो रे बच्चों, तो यहाँ से यूं इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सर इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सर यहाँ से अगर इसको भी शिफ्ट करोगे तो ये ऐसा बनाएगा, देखो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो बच्चों, दोनों में अब यहाँ कार्बोकैटायन बन गया, ये भी कार्बोकैटायन बन गया, तो सर ये वाला 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना रहा है और ये वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना रहा है। जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो हम डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग को देखते हैं सर, जिस साइड में जिस डायरेक्शन में जाने से डबल बॉन्ड आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा ना बच्चों, आप बोलेंगे जिस एल्कीन से स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। हाँ जी सर ये तो पर आपने रेजोनेंस किया ना, पर रेजोनेंस की इफेक्ट तो कहाँ मतलब सेटिस्फाई हो गई? मैं समझ नहीं रहा हूँ, क्या बोला बेटा। आपने बॉन्ड शिफ्ट किया, मतलब ये रेजोनेंस ही किया ना ये, और वो रेजोनेंस की कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो गई?
ओनली डबल बॉन्ड है ना। बॉन्ड्स क्या बोल रहा है सर? बॉन्ड शिफ्ट कैसे किया? यही बोल रहा है ना बेटा सर, सर? मतलब बॉन्ड्स वो ऐसा पूछ रहा है कि बॉन्ड शिफ्ट होगा ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है ना। नहीं नहीं नहीं, वो सही कह रहा है, अप्लाई नहीं हो रही है बिल्कुल सर। अब लेकिन एक बात बताओ, दोनों इक्वल स्टेबल नहीं हो सकते हैं। लेकिन सर आपका ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड का करंट है ना, वो इस कार्बन से इस कार्बन तक है। समझ रहे ना? इस कार्बन से इस कार्बन तक डबल बॉन्ड का करंट है। इस कार्बन से बच्चों, इस कार्बन से इस कार्बन, तो ये जो डबल बॉन्ड है या तो ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा या इधर को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सर ये दो कार्बन तक रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड का पावर है इन दोनों तक, डबल बॉन्ड का करंट है, तो इसलिए सर ये जस्ट इस कार्बन पे हो सकता है शिफ्ट। लेकिन अगर तू बोलेगा सर इस कार्बन पे करवाओ, तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन सर इस कार्बन पे होगा शिफ्ट। समझा क्या? क्योंकि डबल बॉन्ड का सर इक्वल करंट है, यहां भी यहां भी। समझा बेटा? ठीक है ना? तो सर इसलिए मैंने शिफ्ट किया, तो यहाँ पे अब आपका 3 डिग्री ये बन गया। सर जी ये 2 डिग्री बन गया। तो आप मुझे बताओ तीसरे वाले सी वाले से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना नहीं बना? तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि सी वाला सबसे ज्यादा है, तब बी वाला है, और तब सर लास्ट में, क्योंकि सर जी ए वाले में तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बहुत कम थी। समझा या नहीं समझा? बोलो रे बच्चों। कोई भी एल्कीन ले सकते हैं आप सर जी, कोई भी एल्कीन ले सकते हैं आप। सपोज आप एक ऐसा एल्कीन ले लो, एक ये ए है, ये बी है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? बी। इन दोनों में स्टेबल कौन होगा बताओ जरा सब लोग। इन दोनों में बच्चों ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जरा जल्दी बताओ। कशिश? बी। ओके। फोरम क्या होगा? फोरम कुछ तो आता होगा बेटा, बोलो। भूमिका आप बताओ बेटा। ये हालत है सर इस वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। जाहिर सी बात है सर, यहाँ पे 2 अल्फा एच इधर पे हैं और 2 अल्फा एच इधर हैं, तो ओवरऑल सर इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। सर इस वाले कार्बन कार्बन में देखो बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में 2 अल्फा एच इधर हैं, और सर इसके रिस्पेक्ट में 2 अल्फा एच इधर हैं, और सर ये भी तो अल्फा एच ही होंगे, तो ये सर 3 अल्फा एच इधर हैं, तो ओवरऑल इसमें 7 अल्फा एच हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। सो सर दैट्स व्हाई दिस इज द मोर स्टेबल। इज इट क्लियर? से यस और नो? सबको क्लियर हो गया होगा शायद, मुझे लगता है बच्चों, क्योंकि बहुत ही आसान सी बात थी, है ना? तो कर लेंगे। और किसी को कोई टॉपिक जिसमें डाउट आ रहा है? मैंने कल भी बताया था, कल आपका टेस्ट बिल्कुल होगा, ध्यान रखिएगा। मैं 25 to 30 क्वेश्चन दूंगा, और उसको एक समय के अकॉर्डिंग, एक टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करके आपको करना है। सर हाँ जी। सर आपने जो क्वेश्चन भेजे उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, तो वो मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब वही हो गया कि सर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि सर वही आपका जो इंडक्टिव और दो इफेक्ट हमारे पास होते हैं ना, इंडक्टिव प्लस इलेक्ट्रोमेरिक। इंडक्टिव प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमारे पास सर दो होते हैं ना। एक तो ये इंडक्टिव हो गया, दूसरा आपको बताया था बच्चों मैंने जो है, क्या होता है बोला कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो दोनों के दोनों इफेक्ट होते हैं ना बच्चों, दोनों के दोनों इफेक्ट होते हैं सर ना वो सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझाओ ना। समझाता एक मिनट।
सर ये दोनों के दोनों जो इफेक्ट है ना, इसको कंबाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोला जाता है। इन दोनों को आपस में मिलके सर क्या बोलते हैं? अब वो कह रहा है कि सर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझाइए। अरे बच्चों, आपने जो है इलेक्ट्रोमेरिक और इसके साथ एक और इफेक्ट ले लो, मीजोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक का ज्यादा यूज नहीं है, एक और ले लो साथ में, मीजोमेरिक। मीजोमेरिक तो सुना होगा ना आपने? अरे बताओ सही या सॉरी ना, ये तो सुना होगा। सर ये जो मीजोमेरिक है ना, इसी को हम रेजोनेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो सर ये जो रेजोनेंस का इफेक्ट होता है ना सर, इसी को हम लोग एक तरीके से बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब जैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों, OH आप देख रहे हैं। OH, आप मुझे एक बात बताओ, इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाना, इंटरनल माइग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स दैट एटम, जिसको जरूरत होगी उसकी बात कर रहा हूं। और सर मीजोमेरिक का मतलब M, या इसको बोलते हैं R। मीजोमेरिक और ये दोनों के दोनों सर सर एक ही। मतलब ये मेसोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक सेम हो गया है। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोमेरिक का कुछ ज्यादा वो नहीं है, यही है बस। इलेक्ट्रोमेरिक भी एक तरीके से, छोटे से शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूँ, स्मॉल वर्ड में, इफ आई वांट टू से, तो मैं यही बोलूंगा बच्चों, मेसोमेरिक और आपका ये दोनों एक ही है। बाकी उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है, समझ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोमेरिक भी वही होता है कि सर ये आपका ये होता है ना, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, आपने इसको शिफ्ट किया, तो सर ये भी यही आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, समझ रहे हैं क्या? या सर आपके पास ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, तो सर ये ही आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, समझ रहे हैं बेटा? इसी को हम इलेक्ट्रोमेरिक बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना? अब देखो, अब या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और सर ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो सर ये यहाँ से ऐसे डोनेट करेगा, लोन पेयर ऐसे, तो सर हम बोलेंगे दोनों अलग अलग नहीं होते? कौन सा वाला? ये मेसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अलग अलग होते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम एक माइनर केस में डिफरेंट बोल सकते हैं। अगर आप बाद में जब रिएक्शन करोगे ना, तो दोनों एक ही होते हैं। जब लार्जर टाइप की रिएक्शन सॉल्व करेंगे तो सर दोनों एक ही होते हैं, लेकिन एक माइनर केस में बच्चों में बोल सकता हूँ अलग है, बाकी कुछ लेना देना उतना नहीं है, क्योंकि दोनों इफेक्ट थोड़ा शॉर्ट में समझा था ना। अच्छा बेटा, दोनों को अलग अलग एक तरीके से मैं समझाता हूँ, देखो क्या है। बच्चों सपोज आपके पास कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और आपने कहा सर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, तो आपको पता है सर ये नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल को एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर की तलाश है, एक सर्चिंग कर रहा है पॉजिटिव चार्ज सेंटर को, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। तो बच्चों ये क्या करता है, इसकी तरफ देखता है, और यहाँ पे कुछ ऐसे चांस बनते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। कैसे? क्योंकि सर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो सर ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, और सर इसकी जो है अप्रोक्सीमेट 3.4 या 3.5 के अप्रोक्सीमेट। तो सर इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और सर जब ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सर इस टाइप का जो इफेक्ट है ना सर जी, इस टाइप का जो इफेक्ट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रही बात क्या सभी को? देख लो भाई, कोई दिक्कत अगर आप लोगों को है तो बोलिए। समझ रहे हैं सर? यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा दूसरा देखो बच्चों, दूसरा देखो, सपोज मैंने आप लोगों को बताया, अब एक्चुअली होता क्या है ना, अगर सपोज ये कोई OH ग्रुप है, और सर यहाँ पे आप ऐसा ऐसा बोलेंगे, तो ये OH ग्रुप क्या कर रहा है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे डोनेट कर रहा है, ये इधर जाएगा, तो ये आपका रेजोनेंस हो गया, रेजोनेटिंग इफेक्ट आ गया।
तो यही रेजोनेटिंग आपका मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो जाएगा। यही सर आपका जो रेजोनेटिंग है ना सर जी, यही आपका कौन सा इफेक्ट भी हो जाएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट भी हो जाएगा। दोनों की दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप एक बड़े लेवल पे सॉल्व करोगे ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, रिएक्शंस को, तो दोनों का ही हद तक एक ही जैसे लगते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। समझा क्या? देख लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन, अगर कहीं पे भी कुछ डाउट अगर आप लोगों को लग रहा है। सर सर इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल दे दो ना क्वेश्चन के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा इसका, ऐसा क्वेश्चन है क्या उसमें? सर आपने वो भेजा है उसके अंदर है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसलिए। रुक जाओ बेटा, कहाँ पे है यार? अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक अलग यस है सर। बेटा। अरे ये जो तीनों के तीनों इफेक्ट है ना, मीजोमेरिक, ये इलेक्ट्रो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ये लिखा हुआ है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक रिंग। ओ, वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने को ही बोला ना। सर हाँ बेटा, सर वो आपने मेसोमेरिक इफेक्ट में जो एग्जांपल दिया उसका प्रोडक्ट सर क्या आएगा? क्या बोला? आवाज नहीं आ रही यार। सर वो आपने सर जो मेसोमेरिक इफेक्ट में सर जो एग्जांपल दिया है ना उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? एक मिनट है। मिजोमेरिक इफेक्ट में सर जो प्रोडक्ट जो लिया हुआ है उसका क्या इफेक्ट, ये कह रहा है क्या? उसका प्रोडक्ट पूछ रहा है सर। अच्छा, मिजोमेरिक में क्या लिया था मैंने? इसका कह रहा है क्या? यस सर। अरे बच्चों ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा सर, इस ऑक्सीजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, और यूं ऐसे ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बस ये तो रेजोनेंस है। रेजोनेटिंग या मिजोमेरिक बात तो एक ही है सर। रिजोनेटिंग और मिजोमेरिक सर बात एक ही है, ठीक है ना सर? रेजोनेटिंग और मिजोमेरिक बच्चों बात एक ही है, कुछ भी उसमें चेंज करने वाली बात ही नहीं है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अच्छा वो कह रहा है कि देखो एक क्वेश्चन उसी ने दिया हुआ है, चलो मैं ही उस क्वेश्चन को बता देता हूँ। जो ये लड़का कह रहा था कि सर, एक मिनट है मैं देखता हूँ। उसमें वो कह रहा है कि किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कह रहा है ना। ये देखो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं ये पेज नंबर तो कौन सा है, लेकिन ये आपको फोटोज नंबर सेकंड नंबर की फोटोज में, जैसे वो कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में वो कह रहा है कि सर इस
इन दोनों में किस में ज्यादा जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। ये पहला वाला दिया हुआ है, मैं ओनली 2 ही एग्जांपल ले रहा हूं, समझ रहे हैं ना, बाकी आप देख लीजिए ऐसा। ऐसा उसने लिया हुआ है बच्चों, इन दोनों में वो कह रहा है किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो सर इसको आप ऐसा नहीं बना सकते हो क्या, और सर इसको ऐसा नहीं बना सकते हो क्या, बोलो रे बच्चों। बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, बोलो। अब सुनो इधर, अब इधर सुनो, इधर सुनो सब लोग। अब एक बात बताओ, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और सर यहां से देखो, सर ये वाला इस ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर भी है। अब सर ये भी, ये वाला ग्रुप भी कौन सा ग्रुप है, वही एल्डिहाइड ग्रुप है जैसा ये है, तो ये भी EWG ग्रुप है। तो सर ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, है ना, इधर से खींचेगा। और सर यहां से क्या होगा, इस ये वाला जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है ना सर, ये इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को पूरा ऊपर की तरफ खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा। लेकिन सर ये लोन पेयर इधर भी जा सकता है, लेकिन इधर भी जा सकता है ना। मान के चलो बच्चों 60% ये इधर साइड गया, बाकी 40% नीचे भी तो आ सकता है ये। लेकिन सर इन इलेक्ट्रॉनों का पूरा 100% क्या है, ऊपर आने की टेंडेंसी होगी नहीं होगी, बोलो बोलो, से यस और नो। अरे होगी नहीं होगी। तो सर हम बोलेंगे यहां से तो सारे इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा बी वाले कंपाउंड में, इसमें जो है इस वाले कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परसेंट, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परसेंट होगी इस रिंग में। सर आप जो बोल रहे हो कि 60% वो साइड जाएगा, पर ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड तो बन गए हैं, तो फिर वो साइड कैसे जाएगा? कौन सा 40% वाला कह रहा है क्या? हाँ सर, वो आपने 60% वाला बोला ना, 40 वाला तो पता चल गया कि वो नीचे रोटेट होगा, पर 60 वाला नहीं अरे पता चला। जैसे ये इधर जाएगा ये ऊपर जाएगा ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑलरेडी इस पाई बॉन्ड को खींच देगा। और जैसे ये ऊपर खींचेगा तो इस कार्बन में प्लस आएगा, तो झटाक से ये इधर को आ जाएगा ना, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नहीं समझा? यस सर। अरे इधर देखो, समझ गया सर। आप बताओ, ये वाला ये ऊपर जाएगा, ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तो जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तुरंत ये इधर इधर को आएगा ना। नहीं समझा? तो कार्बन पे फिर कैसे बाउंड, तो समझ गया बिल्कुल। सर। तो ऐसे तो इस बेस पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकालना है। और बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बोलो, और भी कोई टॉपिक पर्टिकुलर जो आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपको लगा होगा। ध्यान रखना, इस पेपर को सबको देना ही बहुत जरूरी है बच्चों। सर तो आंसर क्या है, बी आएगा? आंसर बी आएगा ना, बी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी, क्योंकि सर ए में क्या 100% सारा ऊपर को ही जा रहा है, लेकिन सर बी में क्या है, आधा उधर जाएगा, आधा हो सकता है टेंडेंसी नीचे आने की भी तो हो सकती है। तो सर दोनों टाइप की टेंडेंसी उसके केस में बनी हुई रहेगी, लेकिन ए वाले के केस में कोई भी टेंडेंसी नहीं रहेगी। समझा? सर हम्म, बोलो। सर वो -I सीरीज है ना, उसके अंदर CHO का COOH करता, COOH से आगे है ना वो पावर में। ये हाँ तो सर वो ज्यादा विड्रॉ नहीं करेगा COH COOH से? C डबल बॉन्ड OH कहाँ है? हाँ ये ज्यादा खींचेगा ना, ये मोर मोर एब्जॉर्ब करेगा, मोर खींचेगा।
विड्रॉ सर करेगा। आएगा। क्या बोला बेटा? तो सर ये आंसर आएगा। तो आंसर सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी में रहेगी ना, ये तो ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन ये खाली नहीं हो जाएगा बेंजीन इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से बच्चों बेंजीन जाहिर सी बात है खाली हो जाएगा, लेकिन ए वाले के केस में कम खाली होगा। ए वाले के केस में कम खाली होगा कंपैरिजन टू द बी वाले के, सॉरी बी वाले के केस में कम खाली होगा कंपैरिजन टू द ए वाला। और बताओ, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों के माइंड में अगर है कि सर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पेपर में जो मैंने दिया हुआ है, आप बोल सकते हैं कि सर इसका कैसे निकालते हैं, या आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो कोई भी, अगर सर किसी में भी अगर ऐसा लगता है निकालना कैसे होता है, ये सब आप निकाल सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप बोल सकते हो बच्चों। सब लोगों को ध्यान होना चाहिए कि सर ये सभी को पढ़ना है, उससे पता लग जाएगा कितने स्टूडेंट को आ रहा है कितने को नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात बेटा प्राची? तेजश्री पटेल, यस सर। ठीक है ना? कोई अगर बात अगर है तो बोलो। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात मैंने बता दी है कि कैसे आप लोगों को ये सॉल्व करना है, ठीक है ना? और कोई टॉपिक पर्टिकुलर आप लोगों को मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर टॉपिक बच्चों मैंने आपको दिए लिखा हुआ है, इनमें से इन टॉपिक में से अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इन टॉपिक में से अगर कोई बात अगर किसी को पूछनी है पूछ सकते। एरोमेटिसिटी का, अच्छा एरोमेटिसिटी का वीडियो सबने देखा है ना बेटा? सब लोग देख लेना, एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिसिटी करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं लेक्चर उसका डाला हुआ है। एरोमेटिसिटी करके बच्चों मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और उसमें सर आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाइपर कंजुगेशन वो कह रहा है कि सर एक बार करा दीजिए। देखो भाई हाइपर कंजुगेशन कैसे कर पाते, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। हाइपर कंजुगेशन बेसिकली हम लोग डिपेंड्स करता है अल्फा हाइड्रोजन एटम। सर अल्फा हाइड्रोजन एटम कौन सा होगा? वही वो अल्फा हाइड्रोजन एटम उस हाइड्रोजन को बोलते हैं जो अटैच्ड होगा। द हाइड्रोजन एटम, मैं ऐसे लिखता हूं, द हाइड्रोजन एटम which attached to sp3 कार्बन एटम। sp3 कार्बन एटम से सर जो अटैच्ड होता है ना, उसी को बच्चों हम लोग अल्फा हाइड्रोजन एटम के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत सिंपल सी बात बता दी है मैंने सर। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जो अटैच होगा वही आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, है ना? अब आप बोलेंगे सर
तो बेसिकली मैं ये बोलूंगा हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, उतने ही इसके हाइपर कंजुगेशन हो जाए। अब सुनो रे, इधर सुनो रे, इधर सुनो। सर सपोज आपने बोला कि ये इस तरीके से, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक तो पहला कार्बन ये है अल्फा कार्बन, और सर ये भी फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा। इस पे जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा वही तो आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। सर ऑलरेडी यहाँ पे 3 अल्फा एच हो जाएंगे, सर यहाँ पे ऑलरेडी 2 अल्फा एच हो जाएंगे। तो ओवरऑल स्टूडेंट इस कंपाउंड में 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे या नहीं होंगे? बोलो रे यस और नो, से यस और नो। समझ रहे हैं क्या? तो हम ये बोलेंगे सर इसके टोटल हाइपर कंजुगेशन 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात है। या सर आपके पास ऐसा एक एग्जांपल दे दिया जाए, ये देखिए, तो सर इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है, और आप देख रहे हैं इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, और सर ये भी अल्फा कार्बन है, और सर जी इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो 1 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। तो सर इसको आपका बोला जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इतने 4 हाइपर कंजुगेशन इसमें हो जाएंगे। समझ में आई बात क्या? तो मैं अगर कोई भी स्टेबिलिटी बोलता हूं तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही तो निकालते हैं हाइपर कंजुगेशन को। जैसे एक कंपाउंड ये देखो, चलो आप लोग निकाल के दिखाओ बेटा, इसमें टोटल हाइपर कंजुगेशन कितने बनेंगे? देखो इस कंपाउंड में टोटल हाइपर कंजुगेशन कितने बनेंगे, जरा बताओ सब लोग। सब लोग ये बताओ कि सर इसमें टोटल हाइपर कंजुगेशन कितने बनेंगे? 5। सब लोग बताओ, और बताओ। फिर 6 बनेंगे। कितने बेटा? 6। सही से देख, तो सही से देख भाई। सर 5। हाँ 5 अल्फा एच बन रहे हैं यार। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सर यहाँ पे 2 अल्फा एच इधर है, सर इधर भी 2 अल्फा एच इधर है, और सर यहाँ पे एक ही तो है, एक एच है ना, 1 अल्फा एच। ओवरऑल 5 नहीं बन रहे हैं क्या? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। सर अगर कोई ग्रुप कनेक्टेड हो और अल्फा आइटम सेम हो तो क्या है स्टेबिलिटी? थोड़ा दोबारा बोल यार, क्या बोला बेटा? अगर सर दो ग्रुप हो, मतलब एक में NO2 कनेक्ट हो और एक में CN कनेक्टेड हो और अल्फा आइटम सेम हो दोनों, तो फिर क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम सेम है, ये कह रहा है, फिर क्या होगा, ये पूछना चाहता है क्या? यस सर। फिर कुछ भी नहीं होगा, दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल हो जाएगी। पर सर कोई ग्रुप कनेक्टेड हो तो मतलब एक मैंने क्वेश्चन देखा था, Na2 और CN कनेक्टेड हो तो फिर थोड़ा तेरी आवाज में यार पता नहीं क्या दिक्कत आ रही, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि काफी। दोबारा बोल बेटा एक बार और, क्या बोला? तूने कहा कि सर अगर दोनों में इक्वल सेम अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा भाई। मतलब इक्वल सर अगर आपने ये ऊपर जो बनाया डायग्राम, नीचे का जो बेंजीन स्ट्रक्चर टाइप है ना वो जाने के ऊपर का जो बनाया है, उसमें अगर आप NO2 कनेक्ट कर दो और SI में दूसरे में CN को कनेक्ट कर दो तो क्या होगा? कोई दूसरा बच्चा बोले, इसने क्या बोला?
किसी और को सुनाई दिया तो बोलो। सर मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे भेज। अभी तेरी आवाज आ रही थी, अभी तो सही आ रही थी, बोल ऐसी बोल। और तब तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। सर बोल। वो आपने जो पीडीएफ भेजी थी ना, वो प्रैक्टिस सम्स की, उसमें डाउट था। उसमें कौन से क्वेश्चन में डाउट है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ पे डाउट है बोल। सर थर्ड पेज में A6 है ना, उसमें। रुक जा। अच्छा, इस लड़के ने ये भेजा, ये क्या बोल रहा है बेटा? क्या क्या करना है इसका? सर इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्या होगा, ऐसा कुछ? इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है NO2 और CN में दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों बताऊं? सर हाँ, यस सर। NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा होता है कंपैरिजन टू साइनाइड की। तो सर स्टेबिलिटी आपको बता देता हूं बच्चों, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसलिए दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू फर्स्ट। आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके। हाँ, वो दूसरा बच्चा क्या बोल रहा था, बोल भाई। सर हम्म। तो आपने जो पीडीएफ भेजी थी ना, उसमें थर्ड पेज में है A6। रुक जाए, जो मैंने PDF भेजी थी उसमें थर्ड पेज पे बताना है। A6 है। थर्ड पेज तो A6 है ही नहीं रे। सर सेक्शन B लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर वाला सम। अच्छा अच्छा अच्छा। स्ट्रॉन्गेस्ट -I इफेक्ट किसका हो? स्ट्रॉन्गेस्ट -I इफेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखवाया है क्या? बच्चों ये मैंने ऑर्डर नहीं लिखवाया है क्या -I का? सर एक बार फिर से लिखवा दो ना। हम्म, रुक जा, है सोच रहा हूं मैं। 1 मिनट है, मेरा एक नोट्स में लिखा हुआ है, मैं लेके आता हूँ। ओके। देखो बच्चों, सब +I और -I दोनों का इफेक्ट लिखा देता हूँ, ऑर्डर लिखा देता हूँ। +I का ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा होता है CH2 नेगेटिव का, फिर होता है आपका NH नेगेटिव का,
देन होता है O नेगेटिव का, देन होता है COO नेगेटिव का, देन आपके पास 3 डिग्री वाले का होता है, 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का, मतलब वही अल्काइल ग्रुप। अल्काइल समझ रहे हैं ना सर? उसके बाद हम लोग ये बोलते हैं CH3CH2 का होता है, फिर उसके बाद CH3 का होता है। अब CH3 में भी आपके पास 2 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन का, CH3 की जगह पे हम CT3 लिख देते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजन का CD3 लिख देते हैं, फिर लास्ट वाला CH3 लिखते हैं। तो सर ये ऑर्डर ऐसे होता है, -I का ऑर्डर ऐसे होता है बच्चों। OF2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा होता है, जैसे फिर OR2 पॉजिटिव का फिर सबसे ज्यादा होता है, फिर NF3 पॉजिटिव का होता है, फिर NCl3 पॉजिटिव का होता है, देन बच्चों NR3 पॉजिटिव का होता है, देन बच्चों यहाँ पे होता है NH3 पॉजिटिव का होता है, NO2 का होता है, साइनाइड का होता है, SO2 का होता है, CHO का होता है, देन कीटोन का होता है, देन COOH ग्रुप का होता है, एसिड का होता है, देन फ्लोरीन का होता है, देन क्लोरीन का होता है, ब्रोमीन का होता है, आयोडीन का होता है, फिर आपके पास OCH3 का होता है, देन OH का होता है, बहुत पीछे। तो ये सर एक बहुत लंबी लाइन में लिख दी है, ये शायद कहीं बुक में नहीं मिलेगी, इतने सारे के लिए आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं क्या? किसी भी बुक में आपको इतने सबके लिए नहीं मिलेगी, ध्यान रखिए। समझ में आई बात क्या? सर आपने लास्ट लास्ट में क्या लिखा BR के बाद? आई के बाद उस ये तो ग्रेटर देन OCH3 है, देन OH हो जाएगा। अब मिल जाएगा बेटा उसमें, ठीक है ना? अरे समझ गया क्या वो लड़का जो पूछ रहा था? अब जैसे अब मैं एक चीज बता देता हूँ भाई, इसमें भी हो सकता है तुम्हें अभी भी मुझे लग रहा है कंफ्यूजन आ जाए। देखो इसमें अभी भी हो सकता है किसी को कंफ्यूजन भी आ सकता है, वैसे तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा सा एक लाइन और में लिखता हूँ। एक मिनट बेटा है, जैसे मैंने आपको लिखाया है यहाँ पे, देखो बच्चों ऊपर वाला मिटा रहा हूँ है ना, तो बच्चों जैसे मैंने आपको लिखवाया है ना यहाँ पे OR2 का ज्यादा लिखवाया है कंपैरिजन टू NR3 के, इधर देखो NR3 से ज्यादा लिखवाया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये OCH3 वाला भी सबसे ज्यादा होगा, इसके NCH3 से ज्यादा होगा। समझ रहे हैं क्या? या हम लोग ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, सल्फर होता है ना, तो सल्फर CH3 वाला ज्यादा होगा। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, फास्फोरस होता है ना, फास्फोरस इससे ज्यादा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सेलेनियम वाला ज्यादा होगा, फिर इसके जो है आर्सेनिक वाले से, तो ऐसे ऐसे करके जो जितने ग्रुप वाले होंगे सारे इससे ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या? तो ये जो इसने A6 वाला ऑर्डर दिया हुआ है ना बच्चा, तो इसमें सर आपका C वाला ऑप्शन सही है। समझ रहा है क्या? C वाला ऑप्शन सही है। ये अगर दिया है इसका ज्यादा है तो सारे फैमिली मेंबर का इससे ज्यादा होगा ना,
इसके सारे फैमिली मेंबर से इसके सारे फैमिली मेंबर ग्रुप मेंबर का सबसे ज्यादा होगा इसी का। क्यों? ये इसमें बताया गया। क्या सबको क्लियर हुई ये बात से यस और नो? हाँ या ना बोलो भाई। नहीं सर, क्वेश्चन वाला क्लियर नहीं हुआ, समझाओ ना वापिस। कौन सा वाला? ये? अब वो क्वेश्चन पूछा वही सर। अरे क्वेश्चन में ये बोल रहा है किसका जो है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यही तो बोल रहा हो। यस सर, माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है, वही पूछा। तो माइनस आई तो पूछ रहा है शायद, क्या पूछ रहा है तू? तो देख NCS3, एन तो देख NCS3 ये वाला है, तो ये वाले का इससे कम ही होगा, इसका ज्यादा होगा, और इसका ही हमेशा क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा इसी का, क्योंकि इसके सारे फैमिली मेंबर का जो ऑर्डर होगा ना वो इसके फैमिली मेंबर से हमेशा कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे मैंने कहा जो माइनस आई का ऑर्डर है ना सर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, इन सब का ऑलवेज ऑलवेज ज्यादा होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, इनके सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्डर में ऑक्सीजन वाले का ज्यादा है कंपैरिजन टू नाइट्रोजन वाले से। देख रहे हैं क्या? यस सर, समझ गया। इसलिए मैंने ऐसा। और कुछ? सर हम्म, उसके नीचे वाले में भी डाउट है, B6 है ना उसमें। रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ। रेजोनेंस में किसका डीलोकलाइजेशन होता है? डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है घूमना। सर वो डीलोकल नहीं, हम्म सर उसके नीचे के नीचे B6 है ना उसमें, 6 नंबर का। B6 में यस सर। बोला है रेजोनेंस किस में पॉसिबल नहीं है। बच्चों देखो क्या दिया है, एक तो उसने ये दिया है, देख तो। दूसरा उसने ऐसे लिखा हुआ है, तीसरा ऐसे, चौथा बच्चों ऐसे। सर उसमें क्वेश्चन गलत है ना, क्या? उसमें क्वेश्चन गलत है ना। क्वेश्चन गलत है? हाँ मतलब सर कौन सा पॉसिबल है वैसा क्वेश्चन आना चाहिए ना। रेजोनेंस किस में पॉसिबल नहीं है वो पूछ रहा हूं। तो देख देख, ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऐसा ही है ना डी वाला, देख तो ऑप्शन लास्ट वाला। ऐसे ही है ना, देख तो, है ना। तो सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, पता है ना आपको, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो सर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके डी ऑर्बिटल में रेजोनेंस दिखाएगा, तो ये रेजोनेंस प्लस आर दिखा सर रहा है। डी का समझाओ ना, रेजोनेंस कैसे होगा? अरे डी ऑर्बिटल क्या, जो खाली डी ऑर्बिटल होगा, जो खाली डी ऑर्बिटल होता है ना सल्फर के पास, नहीं होता है क्या? अरे 16 सल्फर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 3d तो 0 होता है ना, होता नहीं होता, बोलो होता है नहीं होता है? तो सर इसके पास ऑलरेडी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं खींचेगा बताओ? तो सर इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। अब इसके पास सर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो सर ये ऐसे, ये ऑलरेडी जाहिर सी बात है रेजोनेंस को दिखा रहा है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है सर, यहां भी ये रेजोनेंस को दिखाएगा। सर यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि सर इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो आप देख रहे हैं ये इधर शिफ्ट नहीं हो सकता है, नो शिफ्ट। क्रॉस का मतलब नो शिफ्ट, तो नो रेजोनेंस।
सर पहले वाले में रेजोनेंस नहीं है। समझा क्या? बोल। यस सर। ये इसमें ऐसे निकाल। ठीक है बेटा, और बोलो। सर B7। कौन सा कंजुगेटेड सिस्टम है बोल रहा हो यार? ये तो बड़ा आसान है यार। अच्छा, विच डज नॉट हैव कंजुगेटेड सिस्टम, किसमें कंजुगेशन नहीं है यार? ये तो खुद कर सकता है। मैं बताऊं, सी वाले में कंजुगेशन नहीं है। देख, उस जिसने भी कर रखा है वो टिक भी मार रखा है उसने, देख टिक भी मार रखा है उसमें। सी वाले में नहीं है। सी वाले में, अच्छा इनमें से ऑप्शन बता कि कौन से वाले में कैसे है, बताऊं क्या? किस वाले में जानना चाहता है सर इसमें कैसे है, ये समझाओ, बता। कौन से वाले ऑप्शन में तुझे कंफ्यूजन आ रहा है कि सर इसमें कैसे कंजुगेशन, ये समझाओ, बोल तो। सर C में ही मतलब कैसे आएगा उसमें? सी में कंजुगेशन नहीं है ना, वो बोल तो रहे। हाँ मतलब वो कैसे नहीं होगा वैसा? ये है ना बेटा, ये ऐसे। सर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि सर अगर इस कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज रहता ना तो तभी ये शिफ्ट होता है, तो ये तो शिफ्ट नहीं हो सकता है। तो मैं क्रॉस कर रहा हूं तो नो शिफ्टिंग, सो दैट्स व्हाई नो रेजोनेंस। समझा? यस सर। और तो सब में है। और बताओ। और बताओ बेटा। कोई दिक्कत और किसी को? हो जाएगा सबसे? बच्चों सबसे हो जाएगा? तो इसको पढ़ लीजिएगा, और भी किसी के माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है तो बोल सकता है। तभी बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने लायक बन सकते हैं आपके सामने। अदरवाइज मैं ही नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि जब तक आपका जो है कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं, बताऊं। तो और कोई बात पूछनी तो बोलो, अदरवाइज बच्चों बस इसको घर में मेहनत करिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। समझ में आ रही बात क्या? ठीक है ना सबको? तो चलिए बच्चों, मैं क्लास को रखता हूँ, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल के लेक्चर में। ठीक है बेटा? थैंक यू सर, बाय सर। ओके भाई।